बैक टू अवर चैनल। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 5 ऑफ क्लास 8th NCERT एंड इट्स नेम इज़ जुडिशरी। यहाँ पर हमें न्यायपालिका के बारे में जानना है। व्हाट इज़ न्यायपालिका, जुडिशरी। तो सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब भी कोई रूल वायलेट होता है तो एक प्रोसीजर होता है। लॉ ब्रेक होगा तो एक प्रोसीजर होगा। रूल ऑफ लॉ हमारे पास हमेशा होना चाहिए, है भी। और जो रूल ऑफ लॉ है उसको लागू करने के लिए एक संस्था भी है हम लोगों के पास, दैट इज़ जुडिशियल सिस्टम। अगर हमारे साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने लॉ वायलेट करके हमको हैम्पर करा तो हम जा सकते हैं कोर्ट में, एक प्रोसीजर चलेगा। और जुडिशरी का पार्ट मतलब गवर्नमेंट का पार्ट ही जुडिशरी होती है। गवर्नमेंट का पार्ट जुडिशरी होती है, इसलिए हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी बनाए रखने में भी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में जस्ट यही बता रखा है कि लॉ को ब्रेक करते हैं तो एक प्रोसीजर होता है, एंड रूल ऑफ लॉ जो होता है उसे पास करने, उसको लागू रखने की जिम्मेदारी जुडिशरी की होती है। हमने सुना है गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ लॉ देगी, तो गवर्नमेंट ने दे दिया ना बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब जिम्मेदारी जुडिशरी की है वो उसको वायलेट ना होने दे। देन इसके बाद गवर्नमेंट का पार्ट होती है जुडिशरी, और डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये फ़ोटो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फ़ोटो है, जो कि सिर्फ एक ही है भारत के अंदर। ठीक है, जाना कभी तो मुझे बताना ज़रूर, मैं तो गई नहीं। ठीक है, जुडिशरी का रोल देखते हैं अब हम। तो जुडिशरी के कामों को बांटा जा सकता है। देखो, सबसे पहला काम है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब कि राज्य, सेंटर राज्य, आप नागरिक राज्य, जिनका भी डिस्प्यूट हो जाए, वो आपस में लड़ जाए, वो जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का हक हमने सिर्फ जुडिशरी को दे रखा है। ऐसे में अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो वो लॉ का उल्लंघन माना जाएगा। मतलब कि कोई भी कानून सरकार ऐसा नहीं बना सकती जो संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो। अगर करेगा तो वो कानून जो होगा उसको जुडिशरी रिव्यू करेगी और उसको रद्द कर देगी, उसको नल एंड वॉइड कर देगी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करने का हक सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को है। उसको पावर है कि वो इन कानूनों को जो पार्लियामेंट से पास होते हैं, अगर वो वायलेट कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ऑफ कोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 है, जिसमें हमें राइट टू लाइफ दी गई है। राइट टू लाइफ में हमारा हेल्थ भी इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके बाद हमें एक फैक्ट दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो था, जो हमने पहले देखा था, 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हुआ पूरी तरह से, रिपब्लिक डे मनाते हैं, उस दिन हमारा सुप्रीम कोर्ट जो था वो स्थापित हो गया, इंडिया रिपब्लिक बन गया। और जो हमारा पुराना कोर्ट था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, पुराने कानून से आया था 1937 के एक्ट से, वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस में था। उसका चैम्बर पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर था, और 1958 में इसको शिफ्ट कर दिया गया। अब हम बात करेंगे कि इन शक्तियों का बंटवारा, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती क्या है, जब पावर्स जो होती है वो सेपरेट होती है, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है उसी तरह जुडिशरी भी है, और तीनों एक दूसरे के काम में दखल ना दे,
तीनों नहीं, आप कह सकते हो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के काम में दखल ना दे। सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव वो जुडिशरी के काम में दखल नहीं देगी, क्योंकि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है इन तीनों अंगों के बीच। जैसे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको एक बार अपॉइंट करने के बाद हटाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा होता है। इस तरह से जुडिशरी को सिक्योरिटी दी गई है, इस तरीके से उन्हें डर नहीं रहेगा और वो फैसले भी जस्टिशिएबल दे पाएंगे, फेयर दे पाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, और अगर वो इंडिपेंडेंट है, वाकई में सेपरेशन ऑफ पावर है, इसलिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो भी पावर यूज़ करेंगी उन पावर में वो मिस यूज़ नहीं कर सकती हैं, और इनके मिस यूज़ को रोकने का काम जुडिशरी करेगी। ठीक, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। हमारे देश में सबसे निचला लेवल होता है, एक लेवल होता है निचले स्तर पे, उसमें बहुत सारी कोर्ट्स होती है और उन्हीं से आम लोगों का सबसे पहले ताल्लुकात बनता है। उन्हें बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलेंगी आपको, और तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और किसी न किसी टाउन में देखने को मिलती है। हर स्टेट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट्स में बटा होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये अदालतें सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती हैं या किसी टाउन में, तहसील में, और हर स्टेट ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। देश में जो चीफ जस्टिस है उसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाकी सभी देशों पर लागू होते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर है सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से हमारी कंट्री में स्ट्रक्चर देखा जाता है। फिर इसके बाद आप फोटो देखोगे, यहाँ पर बता रखा है हाई कोर्ट सबसे पहले 3 राज्यों में स्थापित हुए थे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जो कि प्रेसिडेंसी शहर थे ब्रिटिश रूल के अंदर इन 1862। अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं। दिल्ली का हाई कोर्ट 1966 में बना, 1966 में स्थापित हुआ। 25 हाई कोर्ट्स ऑलरेडी है। कुछ स्टेट्स ऐसे जिनके कॉमन हाई कोर्ट है, लाइक पंजाब और हरियाणा का कॉमन है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, और 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, जिनका कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। आंध्र प्रदेश अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद, इनके सेपरेट हो गए हैं हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 से। सम हाई कोर्ट हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, मतलब कुछ हाई कोर्ट जो है उनकी बेंचेस स्थापित है दूसरे राज्यों में पहुंच के लिए, मतलब अपने राज्य के दूर दूर के हिस्सों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें बता रखा है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, मतलब जो ऊपर के कोर्ट हैं उनके फैसले नीचे के सारे कोर्टों को मानने होते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब समझ आया? ऊपर के कोर्ट मतलब ऊपर के जो फैसले नीचे वालों को मानने होंगे, लाइक घर में नहीं होता पेरेंट्स के फैसले बच्चों को मानने ही होते हैं, नीचे की कोर्ट अपने खुद से डिसीजन लेती है, बट ऊपर से जो जजमेंट बन चुकी है वही मानी जाएगी। ठीक है, और अपील कर सकते हो ऑफ कोर्स, नीचे से ऊपर जा सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारा। इसके बाद हमें बताया गया है एक केस, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उन्होंने मिलकर दहेज हत्याओं पर रोक लगाने के लिए आवाज़ उठाई थी, और ऐसी घटनाएं सामने आई थी कि कोर्ट जस्टिस नहीं कर रहा था, दोषियों को पनिश नहीं करवा पा रहा था। तो इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ने मिलकर एक याचिका दायर की थी PIL, और उसके बेसिस पे जस्टिस दिलाया गया।
इसके बाद हम बात करेंगे लीगल सिस्टम की ब्रांचेस क्या होती हैं। तो लीगल सिस्टम जो होता है उसमें हम देखेंगे क्रिमिनल लॉ होते हैं एंड सिविल लॉ होते हैं। क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। आपराधिक क्रिमिनल एंड सिविल इज़ फौजदारी कानून। फौजदारी कानून के अलावा हमारी जो ये लॉ सिस्टम है उसमें ये दो तरीके के लॉज होंगे, ठीक है। इसे लीगल लॉ या फिर इसको सिविल लॉ भी कहा जाएगा। चलो देखते हैं। क्रिमिनल सिस्टम की बात करें, डील्स विद द कंडक्ट एक्ट दैट लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। थेफ्ट, ये चोरी चकारी, मर्डर, दहेज, ये सारे मैटर जिसमें हत्या, चोरी, ऐसे मामले जितने भी हैं ये सब क्रिमिनल लॉ के अंदर आएंगे। और सिविल लॉ जो होते हैं ये लोगों के अधिकारों के लिए लड़े जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का कोई अधिकार है, किसी से छीन लिया गया सामान, रेंट, डाइवोर्स केसेस जिनमें चोरी चकारी, मार पिटाई ये सब ना, वो सिविल लॉज हैं। इसके बाद है जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो FIR से शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मार पिटाई वगैरह थी ना, तो FIR से शुरू होगा, पुलिस लिखेगी। इसके बाद अगर आप गिल्टी फाउंड हुए तो उसको जेल जाना पड़ेगा और पैसे भी भरने पड़ेंगे। वहीं जो हमारा सिविल लॉ है एक पिटीशन फाइल की जाती है पहले। जिसको परेशानी है वो पहले पिटीशन डालेगा और अपना जस्टिस लेगा। कोर्ट में डाला जाता है डायरेक्टली वैसे तो, ठीक है। कोर्ट में जाओगे, अपनी याचिका पिटीशन दायर कराओगे और जो कोर्ट है वो रिलीफ जो है वो कुछ हद तक आपको दिलाएगा। जैसे इसमें तो केस बता रखा है ना, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का केस है, फ्लैट वैक्सेट करवा देगा, पैसे वापस दिलवा देगा कोर्ट, वही सब बता रखा है। तो पिटीशन डाली जाती है डायरेक्ट कोर्ट में अगर सिविल लॉ का मामला है। और क्रिमिनल लॉ है तो डायरेक्ट FIR होगी और गवर्नमेंट और जो पुलिस है पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगी एंड देन ये केस फाइल हो जाएगा कोर्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्या सबको कोर्ट तक पहुँच है? सबसे मेन पार्ट तो यही है इस बुक का। जो हमारा लीगल प्रोसेस है, एक तो पैसा बहुत लगता है, ठीक है। आम आदमी के बस की है ही नहीं, चप्पल घिस जानी है वहाँ पर तो जस्टिस लेने के लिए। और और जो कागजी कार्रवाई होगी वो अलग, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है। ऐसे में गरीब आदमी क्या एक्सेस कर सकता है कोर्ट को? इम्पॉसिबल सा है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में एक फ़ैसला सुनाया जिसमें बताया कि अब से PIL जो होगी वो कोई भी डाल सकता है किसी और के बेसिस पे। PIL क्या होती है? जैसे पीछे एक केस डिस्कस करा था ना, दहेज के केसेस पड़ रहे थे तो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर डाली थी, उसी तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। अब कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल या कोई भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ऐसे लोगों की ओर से PIL जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, उसको डालने का अधिकार है जिनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। PIL डाल सकते हैं ऐसे लोग जिनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मतलब उनकी तरफ से। हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, किसी में भी चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये भी मानने को तैयार है कि अगर वो PIL सिर्फ और सिर्फ बाय लेटर आ गई है ना, टेलीग्राम के थ्रू, तो भी उसको मान लेंगे। अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, बंधुआ मजदूर हैं, बॉन्डेड लेबर, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, आपको पता है इस बंदे के साथ गलत हो रहा है, उसको बचाने के लिए आप PIL डाल दो कोर्ट में और उसको जस्टिस मिल जाएगा। बंदा कोई और है, डाला किसी और ने, लेकिन जस्टिस उसको मिल गया ना। अब बिहार में लोग जेल में सज़ा काट रहे बेफालतू की, सज़ा पूरी होने के बाद भी, तो उनको रिहा करवाने के लिए किसी ने PIL डाल दी और उनको रिहाई मिल गई। तो कोई पैसे वाला इंसान किसी और की मदद कर सकता है इस तरीके से PIL के थ्रू।
इसके बाद PIL ही एक तरीका था जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में बच्चों को दोपहर का भोजन दिलवाया गया। ठीक है, मिड डे मील की शुरुआत भी PIL के थ्रू ही हुई थी। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली थी। PIL में कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 मेरे फंडामेंटल राइट में खाने का अधिकार भी मुझे देता है, भोजन का अधिकार। तो सबको भोजन उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्टेट। और बच्चों को दोपहर का भोजन इस तरीके से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई, जैसे सस्ती राशन की दुकानों पे भोजन उपलब्ध कराएं, बच्चों को दोपहर में भोजन उपलब्ध कराएं। इस तरह से गाइडलाइंस दी थी गवर्नमेंट ने। और सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में रिपोर्ट दें, मतलब अपनी तरफ से कोर्ट ने करा था। तो इस तरीके से PUCL जो था उसने सुप्रीम कोर्ट में PIL डालकर आर्टिकल 21 में खाने की बात की थी और उसका सॉल्यूशन में एक बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ये एक केस हुआ था, ये एक स्टेट है राजस्थान उड़ीसा, वहाँ पर ना भूखमरी आ गई थी, मतलब सूखा पड़ा, तो लोगों को खाने को नहीं था। लेकिन ये देखा गया कि सरकार के गोदाम जो है वो तो भरे पड़े हैं, चूहे खा रहे हैं उसको। तो किसी ने PIL डालकर ये मांग की थी कि ऐसे ऐसे है हमारे साथ। तो सरकार, तो जो कोर्ट था उसने कहा कि भाई राइट टू फूड तो है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। फिर जो गाइडलाइन दी उनमें एक मिड डे मील भी था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की पावर पे कंट्रोल कर रखा है। जुडिशरी कंट्रोल करती है दोनों को और नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। और जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और डेमोक्रेसी का एक बेहद मेन फीचर है ऑफ आवर डेमोक्रेसी, एज अ की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, बुनियादी पहलू। ठीक है, इसके बाद एक केस स्टडी दे रखी है कि 1987 में हाशिमपुरा में 43 मुस्लिम्स जो थे उनकी फैमिलीज़ ने, मतलब मर्द, उनकी फैमिलीज़ के लोगों को मारा गया। तो ये मुकदमा चलाया गया था 2002 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये चालू नहीं होके दे रहा था। तो किन्होंने मारा? तो PAC, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी PAC के 19 लोगों पर हत्या और आपराधिक मामलों का मुकदमा चलाया जा रहा था। ठीक है, ये उसका फोटो। अब बस एक चीज़ रह गई है ले दे के, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये केस पढ़ना है एंड देन दिस चैप्टर इज़ ओवर। देन वी विल सी ईच अदर इन 6 चैप्टर, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 चैप्टर हैं इस बुक में। तो जजमेंट है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो ये था, इसने राइट टू लाइवलीहुड, मतलब आजीविका का अधिकार, जीवन के फंडामेंटल राइट दिलवाने में मदद की थी एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का हिस्सा है ये। जजमेंट में क्या कहा गया वो बताया गया है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का हिस्सा होगा। लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता, जिंदा रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम भी तो करना है ना। तो इसीलिए जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर लाइवलीहुड को डाला गया कि कोई भी इंसान बिना किसी लिविंग के कैसे रह सकता है अच्छे से। तो उसको राइट टू लाइवलीहुड तो मिलना ही चाहिए। फिर कोर्ट ने कहा था कि जो लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं उन्हें उजाड़ देने से नुकसान होगा क्योंकि उनकी लाइवलीहुड भी उसी टाइम पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये नेचुरल सी बात है कि जो झुग्गी पटरी पर सामान लगा रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, वह शहर में छोटे मोटे काम धंधे कर लोगों की मदद भी करते हैं और उन पर रहने की जगह नहीं है, वो इसलिए रह रहे हैं। और काम करने की जगह आसपास होती है, अगर उन्हें हटा देंगे तो रोज़गार भी ख़त्म होगा और उनके बच्चों का एजुकेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए उन्हें जो याचिका करता था जिसने PIL डाली होगी, उनको उजाड़ने से उनकी लाइवलीहुड से वो हाथ खो बैठेंगे। इस वजह से जीवन से भी वो वंचित हो जाएंगे। जीवन
राइट टू लाइफ, लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा केस था। आई होप समझ आया होगा कि कोर्ट ने बोला था कि उनको हटाया नहीं जाना चाहिए, इससे इनका काम धंधा प्रभावित होता है। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। नेट के लिए है, साथ ही यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए है, और अभी और भी वीडियोस आती रहेंगी बीच बीच में। प्लीज़ फॉलो, शेयर एंड प्लीज़ गिव एवरीवन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।